नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। इससे पहले वो एनओसाई हरियाणा में अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व निभा चुके हैं और टैलेंट हंट के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए राहुल राव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया शुक्रिया जी। टैलेंट हंट से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि इस पद पर या टैलेंट हंट के माध्यम से जो अभी बाद में सर्च की राहुल गांधी जी ने, उससे पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते थे, प्रदेश अध्यक्ष बन पाते थे या राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच पाते थे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शुरुआत हमने एनएसयूआई से की। एनएसयूआई में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की, फिर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश सचिव रहा, महासचिव रहा और प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद राहुल गांधी जी के आने के बाद राहुल गांधी जी ने साधारण परिवारों के नौजवान जो राजनीति में आने के इच्छुक थे या जो राजनीति में काम कर रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो उसके तहत ही एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम हुआ देश भर के अलग अलग प्रदेशों में। उसके माध्यम से राहुल गांधी जी ने अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय महासचिव बने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, तो उनके पास एनएसयू और युवक कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर दायित्व था। तो इस दौरान उन्होंने अनेकों नौजवानों को जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी और उनको खुद इंटरव्यू के माध्यम से चयनित किया और पूरी टीम बना के उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग युवाओं को दी। तो आपको लगता है कि ये जो माध्यम है जो उन्होंने चुना है कि चुनाव के माध्यम से यूथ को आगे लाएंगे, ये कारगर साबित हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव का प्रोसेस वो लेके आए, संगठनात्मक चुनावों का, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई में जो संगठनात्मक चुनाव की शुरुआत हुई, उससे एक आम नौजवान के लिए राजनीति के दरवाजे खुले। उससे पहले राजनीति पसंद और नापसंद के अनुसार होती थी, लेकिन जब आप अपना नेता बने, नेता चुने, ये एक तरीके से राहुल गांधी जी प्रोसेस लाए कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, आप सक्रिय हुई, युवक कांग्रेस के सदस्य बनिए और सदस्यों के अपने नेता का चुनाव करिए या खुद नेता बनिए। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सफल साबित हुआ है। इसके कारण आज हजारों नौजवान संगठन में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अनेक पदों पर आसीन हैं और विधानसभा और संसद में इसी चुनाव के माध्यम से चुने हुए साथियों को राहुल जी ने टिकट प्रदान की और आज वो अपने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी भी युवा हैं, उनके साथ युवा टीम भी है, लेकिन यूथ कांग्रेस से उतना जुड़ नहीं पा रहा है? कौन नहीं जुड़ पा रहे हैं? युवा जी, युवा पूरे देश में, आज देश का सबसे बड़ा अगर कोई युवा संगठन है तो वो भारतीय युवक कांग्रेस है। आप देखिए, सड़क से लेकर संसद तक, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना महामारी जैसे समय में लोगों की सेवा का माध्यम हो, युवक कांग्रेस हर समय सड़क से संसद तक नजर आती है। और राहुल गांधी जी के ही प्रयास हैं कि आज साधारण नौजवान जो है वो युवक कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर पदों पर विराजमान। लेकिन जब राहुल गांधी प्रभारी थे, निश्चित तौर पर युवा बड़े पदों पर पहुंचे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे सचिन पायलट हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कांग्रेस में अब जो युवा वर्ग है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है? सिंधिया मध्य प्रदेश से छोड़ के भाजपा में चले गए। आपने जो नाम लिया सिंधिया जी का, ये अलग नाम है। मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ, उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, सिंधिया जी की हो, पायलट जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं और उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। लेकिन मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूं, चाहे आप बात करिए मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन की, चाहे तमिलनाडु में मानिक टैगोर की, आज एक साधारण परिवार की राम्या हरिदास की, आज बात करें ज्योति मनी की, और चाहे बात करें युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी की। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अनेकों नौजवान हैं जो युवक कांग्रेस के माध्यम से चाहे चुन के आए हुए अध्यक्ष हों या निर्वाचित अध्यक्ष रहे हों, आज विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे सांसद हैं, पंजाब से अनेकों सांसद बने। देखिए, आपने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश में आपके युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं। तो उनके चयन होने पर कई सवाल खड़े हुए कि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे, इस कारण वो यहाँ तक पहुँचे। देखिए, ये तो निर्वाचित चुनाव है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक परिवार से है तो उसे अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक परिवार से हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, हर व्यक्ति के लिए विकल्प खुला है और व्यक्ति जो है अपना नेतृत्व खुद चुनते हैं।
व्यक्ति ठीक है कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को राजनीति में लोग अधिक जान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचित अध्यक्ष जो है वो युवाओं द्वारा चुना जाता है। तो संगठनात्मक चुनावों में युवक कांग्रेस के जो मतदाता हैं, युवक कांग्रेस के सदस्य हैं, वो अपने पदाधिकारी को खुद चुनते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं उन नौजवानों के लिए रास्ते खुले राजनीति के जिनके राजनीतिक परिवारों में कोई भी राजनीति में नहीं था। कुणाल चौधरी यहाँ से विधायक बने, जीतू पटवारी बने, प्रियव्रत सिंह जी के भी मुझे नहीं लगता कि परिवार में पहले कोई थे, मुझे वो नहीं, लेकिन फिर भी अगर परिवार से जी दिग्विजय सिंह के परिवार वो से ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति के परिवार से होगा। लेकिन प्रियव्रत सिंह जी ने लंबे समय तक युवक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर सचिव और महासचिव के रूप में वर्षों तक संगठन में काम किया। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं, चाहे राजस्थान में लीजिए, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो आज मंत्री हैं, कैबिनेट में हैं, विधायक हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तब ज़्यादा मौके हैं युवाओं के पास? देखिए, राहुल जी आज भी हमारे नेता हैं। वो पद पर आज चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ना हो, लेकिन वो हमारे नेता हैं और युवाओं की लड़ाई आज भी वही मजबूती के साथ लड़ते हैं और उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। राम्या हरिदास एक साधारण परिवार की महिला आज संसद में प्रतिनिधित्व करती है। मानिक टैगोर जो है विरुद्धनगर से, बहुत बड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुन के आते हैं। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नौजवान, एक 25 साल की लड़की केरला से आज कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जो कि गांव से दूध लाके शहर में दूध बेचने वाली पढ़ी लिखी शिक्षित महिला। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं पश्चिम बंगाल सहित, तो आप क्या लगता है यूथ किस तरफ जाएगा? आपको सपोर्ट कर रहा है? निश्चित तौर पे आज केरला की बात हो, केरला में 16 से अधिक नौजवानों को प्रतिनिधित्व मिला है। युवक कांग्रेस के साथियों को टिकटें मिली हैं 16। उसके अलावा आसाम में 6 से अधिक टिकटें युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिली हैं, चाहे वो प्रदेश का उपाध्यक्ष हैं, चाहे वो जिले के अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिला है। तो माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी हों, चाहे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी हों, समय समय पर जहां पर सशक्त युवा है उनको प्रतिनिधित्व दिलाने का काम वो समय समय पर करते हैं। पश्चिम बंगाल में हमारी टीम गई थी, वहाँ देखा, वहाँ तो कांग्रेस के बैनर झंडे तक नहीं नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर, और लगभग 90 से अधिक सीटों पर हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे वहाँ एक क्षेत्रीय दल की सरकार वहाँ पे है, ठीक है, लेकिन लोगों को आज भी हमारा कैडर जो है बंगाल में मजबूत है और मजबूती के साथ हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आप युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। मीडिया की जो भूमिका पे हमेशा कांग्रेस सवाल उठाती रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मीडिया में अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने नेता को और खुद अपने संगठन को? देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमने हमेशा आपकी आवाज़ का सम्मान किया है। आपने कठिन से कठिन सवाल पूछे हों, उन्हें भी सम्मान सुना है, उनके जवाब दिए हैं। हमने कभी मीडिया पर अंकुश लगाने की बात नहीं की, लेकिन पिछले 6 वर्षों में लोकतंत्र पर लगातार जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र में आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से मजबूती से एक निजी वार्ता हो गई है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो चौथा स्तंभ है वो भी अपने आप को महसूस करता है दबा हुआ। समय समय पर आवाज़ें उठती हैं, पत्रकार जो है वो दबा हुआ महसूस करते हैं, वो संस्थान छोड़ रहे हैं, संस्थान छोड़ के अपनी आवाज़ प्रकट करते हैं। लेकिन आज के समय में भी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, आज पत्रकारिता के अंदर जीवंत मूल्य जिंदा हैं। बहुत सारे हमारे साथी पत्रकार बंधु ऐसे हैं जो ईमानदारी से जनता की आवाज़ को उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, तभी तो ये लोकतंत्र चल रहा है। देखिए राहुल जी, मीडिया ही तो वो माध्यम है जिससे आपकी बात भी पहुंचती है। मीडिया पे आपके शासनकाल में भी, चाहे आपातकाल हो, तब भी आप मीडिया पे अंकुश लगा था। अभी ऐसा कोई अंकुश लगता नहीं दिख रहा। आप देखिए मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके लोग परफेक्ट नहीं है जो अपनी बात कह सकें, वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें? देखिए, मैंने निश्चित तौर पर एक बात कही है कि आप जैसे और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी, ऐसे पत्रकार, ऐसे संस्थान
जरूर हैं जो वास्तविक रूप में, तभी तो ये लोकतंत्र चल रहा है, तभी तो ये देश चल पा रहा है कि आज भी पत्रकारिता जगत में वो लोग विद्यमान हैं जो जनता की बात को उठाते हैं, जो विपक्ष की बात को समय देते हैं, जो विपक्ष की बात को दिखाते हैं, तभी तो ये देश चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता मानसिकता भी तो कांग्रेस की ऐसी है ना कि इस मानसिकता से आप जाओगे किसी के पास कि मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, आप सीधे सीधे अपनी बात करिए ना। देखिए, आप अपने नेता को प्रेजेंट करिए, वही देखते हैं हम राष्ट्रीय चैनल पे भी देख लीजिए, जो बोलते हैं आपके प्रवक्ता वो बोला जाता है। देखिए, हम अपनी बात को हमेशा रखते हैं, लेकिन कुछ जगह पर अगर कोई संस्थान या कोई व्यक्तिगत पत्रकार या कोई भी व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति के एजेंडे को चलाने का काम करे, तो वहाँ हम कहते हैं हमने हमेशा कड़वे से कड़वे प्रश्न का भी शालीनता से, ईमानदारी से उसका जवाब दिया है और कभी पत्रकारिता का विरोध नहीं किया। हमने कहा है कि पत्रकारिता का काम है कठिन से कठिन प्रश्न पूछना और विपक्ष की बात को उठाना और साथ के साथ सत्तासीन व्यक्तियों से सवाल पूछना, ये भी पत्रकारिता का काम है, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है सवाल उसी से पूछे जाएंगे। लेकिन हमने हमेशा सम्मान किया है क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन समय समय पर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आती हैं, क्योंकि बड़ा देश है, कहीं ना कोई इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं जनता में भी ऐसा भाव आता है। आंदोलनों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं सब लोगों को इस बात का मुद्दा उठाना पड़ता है और उनको इस बात को ध्यानपूर्वक देखना भी पड़ता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चौथे स्तंभ को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, विपक्ष की भूमिका जो होना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, उतने आक्रामक तेवर से साथ क्यों विपक्ष मैदान में नहीं आता है? चाहे महंगाई का मामला हो, निश्चित तौर पर महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और इसी मुद्दे को लेके भाजपा ने क्या प्रदर्शन किए थे और आज की तारीख में कांग्रेस के वो प्रदर्शन नहीं दिखते। चाहे किसान आंदोलन हो, उसमें भी कांग्रेस की सहभागिता नहीं दिखती होती। देखिए चोकसे जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ी सहमति नहीं रखता कि हम लोग दिखाई सड़क से लेके संसद तक अगर कोई पार्टी और कोई संगठन अगर सड़क पर है तो वो भारतीय युवक कांग्रेस का संगठन है। आज चाहे बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर संसद का घेराव करने की बात हो, हमने हाल ही में बड़े लेवल पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का नौजवान ने देश की संसद का घेराव किया। आज 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलेंडर 800 से 1000 रुपये के बीच में बिक रहा है। आज पेट्रोल पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भारत से सस्ता पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर हिंदुस्तान से सस्ता उपलब्ध अपनी जनता को करा रहे हैं। इसका विरोध भारतीय युवक कांग्रेस लगातार सड़क से संसद तक कर रही है। पूरी कांग्रेस करती तो पूरे देश में बवाल मचा सकती थी, लेकिन वैसा दिखता नहीं है। देखिए, जहां तक किसान आंदोलन की आपने बात की, हम लोग हर मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते। हम जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने का काम करते हैं कि जनता के मुद्दों को आवाज़ उठाएं, जनता की आवाज़ बने। किसान आंदोलन में चाहे वो कोरोना काल रहा हो, लगातार युवक कांग्रेस ने जनता की सेवा करने का काम किया। आज भी देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर देश का किसान सड़कों पर बैठा है। 300 से अधिक किसान शहीद हो गए। एक शब्द सत्तासीन पार्टी के किसी नेता का ये संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं आया कि मेरे देश के 300 से अधिक किसान इस मुद्दे की मांग करते हुए शहीद हो गए, क्या हम उनको शोक प्रकट करें? नहीं हुआ। भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिना संगठन का टी शर्ट पहने, कपड़े पहने, बिना होर्डिंग बैनर के आज भी सीमा के चारों ओर, चाहे वो डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात हो, मेडिकल हेल्प के लिए डेस्क लगाने की बात हो, हमने डॉक्टर्स बैठाए हुए हैं, चाहे लंगर चलाने की बात हो, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हर संघर्ष में किसान आंदोलन के साथ खड़े रहते हैं, मदद करने के लिए। से पीछे क्यों हटते कि राजनीतिक रूप से ही शामिल हो जाइए ना? नहीं, राजनीतिक रूप से देखिए, किसान आंदोलन पहले दिन से ही किसान संगठनों ने कहा कि एक राजनीतिक मंच है। हम किसान संगठनों के राजनीतिक जो हमारे राजधानी के चारों ओर आंदोलन चल रहे हैं, उसमें हम एक कार्यकर्ता के रूप में जो मदद कर सकते हैं किसान आंदोलन के अंदर, उनकी आवाज़ बन के वो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, पंजाब के अंदर सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली की, हरियाणा के अंदर उन्होंने ट्रैक्टर रैली की, राजस्थान के अंदर उन्होंने किसानों की, लाखों किसानों की सभा को संबोधित किया। लगातार किसान आंदोलन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, अगर विपक्ष के अंदर आज कोई मुखर होकर बात कर रहा है तो माननीय राहुल गांधी है। अगर जनता की आवाज़ को कोई उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर नौजवानों की बात को कोई उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में
बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। लगातार आप देखेंगे कोई भी मुद्दा हो, जनता की आवाज़ से आवाज़ मिलाने का काम अगर इस देश के अंदर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको नहीं लगता कि संगठन कई बार ऐसे मुद्दों को छेड़ देता है जो इसके राजनीतिक नुकसान हो जाते हैं, चाहे 370 का मामला हो या 3 तलाक का मामला हो, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों से राजनीतिक रूप से किस तरह से निपटना चाहिए? ये संगठन में हाई लेवल पर कोई एक निर्णय नहीं हो पाता है, कोई कमेटी तय नहीं कर पाती। देखिए चौकसे जी, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थिति है जी। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है, और जिस पार्टी में लोकतंत्र होता है उसी में व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक होता है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र आज भी कायम है। हर व्यक्ति के अपने विचार और अपनी बात कहने का अधिकार है, और यही खूबसूरती होती है लोकतंत्र की। मैं कहता हूं कि मुद्दे हैं, आप अपनी बात रखें, लेकिन पार्टी का जो स्टैंड होता है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। फिर क्या वजह है कि जो G23 के जो नेता हैं वो साइड लाइन पे कर दिए गए हैं, या उनकी जो बात बार बार उठा रहे हैं वो कुछ चयनित किया जाए अध्यक्ष का, एक संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, आप किन व्यक्तियों को नज़रअंदाज करने की बात कर रहे हैं मैं नहीं समझता। कांग्रेस पार्टी में हर उस इंसान की काबिलियत का सम्मान है जो वास्तविक रूप में जनता का सेवक है, संगठन के प्रति समर्पित है। हर उस नेता का सम्मान है, और कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी हों चाहे सोनिया गांधी जी हों, हर उस कार्यकर्ता और नेतृत्व को सम्मान देते हैं, उनको उचित जगह देते हैं जो संगठन में समर्पित भाव से काम करता है। कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, जिस भी परिदृश्य में आप जिन व्यक्तियों की बात करें आप उनको उठा के देखिए, हर व्यक्ति का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। और जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता ये चाहता है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करें, हमारा नेतृत्व करें, और इस देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर आज के दिन कोई है तो माननीय राहुल गांधी जी है। फिर देर किस बात की है? समय के अनुसार चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। जिस तरह से अभी युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, एक स्वर में कांग्रेस के देश भर के हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी आए थे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी ने और हमारी पूरे कार्यकारिणी ने एक स्वर में माननीय राहुल गांधी जी को पुनः कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की और उस पर हस्ताक्षर भी किए। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राहुल जी जो है पार्टी का और इस देश का नेतृत्व करेंगे। आपको नहीं लगता कि पहले ही बहुत समय जाया चला गया है, अब इसमें देरी के संगठन के रूप में बहुत नुकसान हो रहा है? जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी हैं, तो कई संगठनात्मक जो मामले रहते हैं या जिन पर निर्णय हो सकता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण अटके हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय मुझे नहीं लगता कि अटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा हैं और हर निर्णय आप देखिए लगातार राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जितने भी रद्दोबदल हो रही है, फेरबदल हो रही है, वो लगातार जारी है और ये एक प्रोसेस है जो नियमित प्रक्रिया के तहत लगातार जारी रहता है। यूथ को जोड़ने की आप बात करते हैं, लगातार टैलेंट हंट की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं या जो भी अन्य राज्यों में चुनाव आएंगे वो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको उम्मीदवार बनाना चाहिए? निश्चित तौर पे युवक कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मिलता भी है। जैसे मैंने आपको केरला का और आसाम का उदाहरण दिया। केरला में आज 15 से अधिक विधानसभा के चुनाव जो हैं नए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको युवक कांग्रेस के माध्यम से जो पदाधिकारी थे उनको टिकट मिला है। आज आसाम में 6 से अधिक मिले हैं और मैं समझता हूँ कि स्थानीय निकाय चुनाव में संख्या कहीं अधिक होगी और जो भी काबिल नौजवान है जो अपने क्षेत्र में काम करता है, जनता की आवाज़ उठाता है, जनता के मुद्दों पर सेवा करता है, जनता के बीच में उपस्थित रहता है, हर उस युवक कांग्रेस का नौजवान हो उसको प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर पार्टी देगी और आने वाले समय में ये आपको दिखाई देगा। तो युवक कांग्रेस ऐसा कोई तय क्यों नहीं कर देता जिस तरह से महिला आरक्षण है कि यूथ को इतना उम्मीदवार बनाई जाए? चौकसे जी, ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा उन योग्यता वाले नौजवानों के साथ। मैं समझता हूँ कि केवल इतना ही ना हो, अगर 100 सीट्स हैं और 100 में से हमारे काबिल नौजवान 90 हैं तो मैं कहता हूं कि 90 के 90 पे लड़ाइए। आप 20 लोगों को दे के क्यों करते हैं? यही हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जहां पर भी नौजवान लड़ता है, सक्षम है, हर तरीके से जनता की आवाज़ में आवाज़ मिला के काम करता है,
और जनता चाहती है कि ये नौजवान हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। संगठन में हर समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता को संगठन पूरा मान सम्मान देता है और उसको स्थान देता है। देखिए, हम एक तरफ देखते हैं कि आपका जो विरोधी दल है भाजपा, जी। वो अलग पैमाने पर काम कर रहा है, यूथ को आगे ला रहा है, बुजुर्गों को रिटायर्ड कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम देखो, आपके पास यूथ बहुत तादाद में है, अच्छे हैं, जैसे आपने जीतू पटवारी की बात की, कुणाल चौधरी की बात की। लेकिन आप देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि बुजुर्गों के हाथ में कमान है मध्य प्रदेश की, इस कारण वो मुकाबला नहीं कर पा रहे? दूसरी तरफ भाजपा ने सब युवाओं को मौका दे रखा है, चार प्रदेश आप अध्यक्ष। कैसे कह सकते हैं भाजपा ने नौजवानों को मौका दिया है, महिलाओं को मौका दिया है? कब दिया है आप बताइए। और लगातार युवक कांग्रेस ने हमेशा वरिष्ठ और नौजवानों में एक सामंजस्य बनाते हुए हमेशा काम किया है। हमें वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की आवश्यकता होती है और युवाओं के जोश की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो फार्मूला राहुल गांधी जी का था, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ? चाहे आप राजस्थान में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, युवा जोश और ऐसा अनुभव। नहीं है। आप देखिए, राजस्थान में आज कितने नौजवान जो हैं वो मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, नौजवान प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यहाँ सरकार थी तो प्रियव्रत सिंह जी हों, चाहे जीतू पटवारी जी हों, और बाला बच्चन जी हों, उमंग सिंगार जी हों, बहुत सारे लोग जो संगठन की पृष्ठभूमि से आए हुए नौजवान हैं, आज वो संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज चाहे वर्किंग प्रेसिडेंट्स थे, सब नौजवानों को प्रतिनिधित्व मिला। तो कहीं भी अगर वास्तविक रूप में, चाहे युवक कांग्रेस में आरक्षण की बात हो, हमने 33% महिलाओं को कम से कम जो है पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया। इसी तरीके से चाहे वो मंत्रिमंडल में स्थान देने की बात हो, विधानसभा स्तर पर टिकट देने की बात हो, चाहे स्थानीय निकायों में टिकट देने की बात हो, संगठन में सम्मान देने की बात हो, स्थान देने की बात हो, युवक कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी ने इन बातों को हमेशा प्राथमिकता में रखा है और भविष्य में भी रहेगा। आप देख सकते हैं कि अगर युवा नेतृत्व कहीं से निकल रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी से निकल रहा है। आप बीजेपी में देखिए, आज केरला में श्रीधरन जी को 80 साल की उम्र में उनको टिकटार्थी बना रहे थे बीजेपी ज्वाइन करा के। लेकिन आप देखिए ना, युवा चेहरे आपके पास निश्चित तौर पर पहले भी थे और आज भी है, लेकिन वो युवा आपके पास टिक क्यों नहीं पा रहा है? वो चले क्यों जा रहे हैं? नाराज कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, सचिन पायलट को आपने एंड टाइम पे मना लिया। अब नौजवान जो हैं, नहीं, सचिन पायलट जी कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। सिंधिया जी को अपनी राजनीतिक विचारधारा अगर चेंज करनी थी, बदलाव लाना था, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतने दिनों तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान दिया और कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में वो शामिल रहे। लेकिन बदलाव का उनकी रुचि थी। लेकिन आज आप देखिए ना, मैं आपको विशेष तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप विधानसभा में देखिए, कितने नौजवान आपको नजर आएंगे जो युवक कांग्रेस एनएसयूआई की पृष्ठभूमि के हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि कुणाल चौधरी हों, प्रियव्रत सिंह हों, उमंग सिंगार हों, चाहे विपिन वानखेड़े हों, जीतू पटवारी हों, अनेकों। लेकिन इतनी युवा टीम है आपके पास, इतना विपक्ष मजबूत है मध्य प्रदेश में, इसके बावजूद भी आप सरकार की नाक में दम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने की बात है, वो लोग हम लोग कर रहे हैं। हम गांधी की पार्टी हैं, अहिंसात्मक तरीके से हमने हमेशा अपनी बात को रखा है। आप देखिए, लगातार कोई भी मुद्दा हो, युवक कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर मुद्दे पे अगर कोई खड़ा नज़र आता है तो कांग्रेस पार्टी नज़र आती है। लगातार 15 सालों तक मध्य प्रदेश में विपक्ष में रही। अगर उसके बाद, विपक्ष में रहने के बाद भी अगर कार्यकर्ता किसी का सड़कों पर लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, वो युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही था। मैं समझता हूँ आज भी वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं। आपको नहीं लगता कि जो लड़ाई आप शुरू करते हो, लेकिन उसको जन आंदोलन में नहीं बदल पाती है कांग्रेस? ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की बात हो, देश की राजनीति की बात हो, ठीक है, बहुत बार लोग जो है वादे करके सत्ता में आते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते। 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में देश की जनता से चाहे 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात हो, महंगाई को कम करने की बात हो, इन वादों के साथ आई थी। ये देश भावनाओं का देश है, ये देश वादों पे विश्वास करने का देश है। उस समय उन्होंने विश्वास किया, लेकिन जब वादे टूटते हैं, विश्वास टूटता है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उन सब वादों का हिसाब देश की जनता लेगी, चाहे वो मध्य प्रदेश की जनता हो या वो पूरे देश की जनता हो। वो पूरे तरीके से देख रही है कि क्या उनके साथ विश्वासघात हुआ,
किस तरह के वादे करके आज महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार वो सरकार की बात करते थे, लेकिन आज महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। जहाँ रोजगार मिलना चाहिए था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार लोगों को, युवाओं को, आज हर वर्ष करोड़ों बेरोजगार हो रहे हैं। क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ रहा? आज आम जनमानस की, आम व्यक्ति की रसोई पे उसका असर नहीं पड़ रहा है महंगाई का? आज गृहिणी जब रसोई गैस का सिलेंडर खरीदती है तो जहां उसे 300 से 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज 800 से 1000 रुपये के बीच में मिलता है। जब पेट्रोल और डीजल अपनी मोटरसाइकिल में और गाड़ी में भरवाता है, या कोई ऑटो चालक जो है अपनी गाड़ी में तेल भरवाता है, तो क्या किराया नहीं बढ़ाएगा? तो निश्चित उसकी तौर जेब पर कांग्रेस फर्क पड़ता कांग्रेस है। ये देख रही है कि लोग नाराज हों इस लोग सरकार नाराज से हैं, और लोग- हमें वोट दें, हम सत्ता में आ जाएं। अपनी तरफ से कोई पहल क्यों नहीं करती है लोगों के क्यों आक्रोश को नहीं? बनाने की? चौकसे जी, आक्रोश बनाने की बात नहीं है, लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने की बात है, लोगों को हिम्मत देने की बात है, लोगों को साथ देने की बात है, लोगों का सहयोग करने की बात है। आज कांग्रेस पार्टी हर उस अंतिम व्यक्ति के साथ है, हर उस आवाज़ के साथ है, गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ है, समाज में उपेक्षित, पिछड़े, गरीब, दलित, हर उस व्यक्ति के साथ है जो समाज में परेशान है, चाहे हर उस युवा के साथ है जो परेशान है, उपेक्षित है, और उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आपको उसका असर दिखाई देगा, और इस जनता मन बनाती है, किसी के कहने पे नहीं। जनता फैसलों को देखकर, नीतियों को देखकर, ये देश समझदार लोगों का देश है, लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में लोग अपनी जनभावनाओं को प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया चौकसे जी, आपने समय दिया। तो ये थे राहुल राव जी। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।